जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजरें इस वक्त दो बड़ी ताकतों पर टिकी हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील की कोशिशें फिलहाल बेनतीजा नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा ने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। बीजिंग में आज ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ। शी जिनपिंग और ट्रंप ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। दोनों देशों ने रिश्तों को बेहतर बनाने की उम्मीद जताई। मिडिल ईस्ट के हालात सुधारने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बीच खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर बातचीत भी हुई है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अलग से विचार विमर्श किया गया। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ट्रंप की चीन यात्रा से ईरान संकट का कोई रास्ता निकलेगा? क्या 75 दिनों से जारी हॉर्मुज संकट के बादल छटेंगे? क्या युद्ध की आशंका के बीच कूटनीति कोई नई उम्मीद जगा पाएगी? इसी बीच ईरान ने एक बार फिर साफ कहा है कि इजराइल के साथ खड़े देशों को जवाब मिलेगा। और जब निगाहें दिल्ली पर भी टिक गई हैं, जहां आज ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हो रही है, ईरानी विदेश मंत्री अरागची भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी से भी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली से निकलेगा शांति का कोई फॉर्मूला? क्या कूटनीतिक युद्ध पर भारी पड़ पाएगी? क्या दुनिया एक बड़े टकराव से बच सकेगी? इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर आज होगी सबसे बड़ी चर्चा युद्ध भूमि में। तो बने रहिए हमारे साथ। जंग, तनाव और आर्थिक संकट और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच कूटनीतिक शतरंज। ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत जोर शोर से किया गया। बीजिंग में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींचा है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त यहां पर टिकी हुई है। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भी दिखी, तारीफों के पुल भी बांधे गए और दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश हुई कि अमेरिका और चीन अब टकराव नहीं, तालमेल की राह पर बढ़ना चाहते हैं। Maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. और शी जिनपिंग ने साफ कहा कि अमेरिका और चीन प्रतिद्वंदी नहीं हैं, बल्कि साझेदार हैं। दोनों देश मिलकर दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। वहीं ट्रंप ने जिनपिंग को एक अच्छा दोस्त और महान नेता बताया। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, मतभेद कम हैं, साझा हित ज्यादा हैं। And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. तो दोनों ने एक दूसरे के सामने एक दूसरे से दोस्ती का हवाला दिया, पुरानी जान पहचान का हवाला दिया, साथ साथ आगे बढ़ने का हवाला दिया, ऑपरेशन का हवाला दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मिशन छिपा है? क्योंकि ट्रंप की इस चीन यात्रा को सिर्फ व्यापारिक दौरा मानना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। असल कहानी पर्दे के पीछे चल रही है, जहां अमेरिका चाहता है कि चीन अपने सबसे करीबी साझेदार ईरान पर दबाव बनाए ताकि 75 दिनों से जारी तनाव खत्म हो सके। हॉर्मुज संकट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रखा है। तेल सप्लाई पर खतरा बना हुआ है, वैश्विक बाजार अस्थिर है और दुनिया को डर है कि अगर हालात नहीं बदले तो मिडिल ईस्ट कभी भी महायुद्ध की आग में जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने चीन के सामने साफ संदेश रखा है, या तो ईरान माने या फिर अगला कदम बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिका संवर्धित यूरेनियम और हॉर्मुज नाकेबंदी के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा। हालांकि ट्रंप सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए उन्हें चीन की जरूरत नहीं है।
अमेरिका किसी भी हाल में लड़ाई जीत जाएगा। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। लेकिन सवाल यही है कि अगर चीन की मध्यस्थता भी नाकाम रही तो फिर क्या बम बरसेंगे? क्या ईरान पर बड़ा हमला होगा? क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की मुस्कुराहटों के पीछे दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा तनाव छिपा हुआ है। अब निगाहें सिर्फ इस बात पर हैं कि क्या चीन ईरान को मारने में या मनाने में कामयाब होगा? फिर कूटनीति की आखिरी उम्मीद भी क्या खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिन दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। और यही वो सवाल हैं जिनको इस वक्त समझना बेहद जरूरी है कि होगा क्या, हो क्या रहा है और किसके पाले में क्या है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद सर, आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। अब दोनों नेता मिल चुके हैं आमने सामने, एक दूसरे की तारीफें कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की बातें कर चुके हैं, लेकिन शतरंज की बिसात तो बिछी हुई है। और बिसात सिर्फ बीजिंग में नहीं बल्कि दिल्ली तक बिछी हुई है। दिल्ली से अरागची ने हुंकार लगा दी है, कह दिया है कि किसी भी सूरत में ईरान झुकेगा नहीं। और एक दिन पहले तो यह भी कह दिया कि अगर और अब हमला हुआ तो ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट 90% के लेवल पे ले जाएगा, यानी एटॉम बॉम्ब बनाएगा, परमाणु बॉम्ब बनाएगा। देवनाथ साहब, मैं अभी आपसे शुरू करता हूं। अब $200 बिलियन पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में चीन ने कमाए हैं अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में। तो क्या इसके आगे और बाकी भी जो मुद्दे हैं, ताइवान का मुद्दा है, ताइवान के आगे ईरान के हॉर्मुज को इग्नोर कर देगा चीन। लोग कह रहे हैं कि बेच देगा हॉर्मुज को ताइवान के भाव। ईरान को यह डर सता रहा है, क्या होगा? हाँ जी अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ताइवान का मुद्दा सामने रखने की कोशिश कर रहे थे और चीन ने उनको एक झिड़की दे दी। चीन ने कह दिया है कि ताइवान का मुद्दा जो है सिर्फ चीन का अंदरूनी मुद्दा है और अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे। दूसरी झिड़की अब झिड़की देने का चालू हो गया है। अच्छा, दूसरी झिड़की अब चीन ने अमेरिका को इस तरह से दे दी है कि चीन ने अभी तक अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को कोई एश्योरेंस नहीं दी है कि वह ईरान पर काबू करने की कोशिश करेंगे या ईरान पर दबाव डालेंगे कि वो अमेरिका की बातें मान जाए। चीन का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि वो पश्चिम एशिया में अपने लिए जगह बनाना चाहता है। तो अगर चीन को पश्चिम एशिया में जगह बनाना है तो फुटहोल्ड तो चाहिए। फुटहोल्ड कहां पर है? ईरान के रास्ते से ही पड़ेगा। तो चीन ने अमेरिका को ऑलरेडी आज सुबह से जो वहां बयान आ रहे हैं, ना नुक्कुर वाले बयान आ रहे हैं ईरान पर, यानी अभी तक चीन ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि वो ईरान को कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की बातें मान लो। हम देखेंगे जॉइंट स्टेटमेंट में बड़ा एक सिंपल सा सेंटेंस होगा। वो सेंटेंस इतना ही कहेगा कि अमेरिका और चीन ने दोनों ने तय किया है कि बातचीत के जरिए ईरान से इस युद्ध का मामला जो है वो आगे सुलझा लिया जाएगा। बातचीत के जरिए ये जरूर आएगा। देखिए, क्योंकि अमेरिका जो है क्या बमबारी करना चाहता है अभी ईरान पर। अमेरिका में बहुत सारी टेक्निकल लीगल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जब उन्होंने शुरू की थी बमबारी, 60 दिन की मियाद, राष्ट्रपति लड़ाई लड़ सकते हैं। 1 मार्च को से शुरू किया गया तो 1 मई को 60 दिन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट फ्रीडम खोला, देखिए कितने चतुराई से डोनाल्ड ट्रंप ने उसका नाम ऑपरेशन फ्रीडम नहीं रखा, प्रोजेक्ट फ्रीडम रखा, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है कि युद्ध ना करें, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयां करें। अभी क्या चीन अमेरिका के भ्रम में आकर, देखिए डोनाल्ड ट्रंप चीन को भ्रम में लाकर ईरान के बारे में कुछ बयान दिलवाने की कोशिश करेंगे। चीन जानता है कि अगर उसने कोई भी बयान ईरान के बारे में दिया तो फिर तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा ना। जब तक ईरान और पर्शियन गल्फ में खलबली है तब तक चीन को वहां पर एक मौका मिलेगा। एक कहावत है ना अंग्रेजी में, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगर
अमेरिका की बात सुनते हुए ईरान शांति समझौते पर साइन कर लेगा अमेरिका की कंडीशंस को मानते हुए, फिर तो चीन का वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए इन्फ्लुएंस ईरान पर खत्म हो गया। जी अजय जी। और असल में तो यहीं पर जो दोनों महाशक्तियां इस वक्त मिल रही हैं बीजिंग समिट में, दोनों सबसे बड़े राइवल भी इस वक्त इस धरती पर हैं कोई तो अमेरिका और चीन ही है। ये खुद अमेरिका की रिपोर्ट साल दर साल बता रही है। अब ऐसे में माथुर साहब, बिसात एक ब्रिक्स की दिल्ली में भी बिछी है और ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं, एस जयशंकर से मिल चुके हैं और हुंकार लगा चुके हैं ब्रिक्स के नेताओं के सामने में, विदेश मंत्रियों के सामने, कि निंदा होनी चाहिए इस युद्ध की और ईरान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। अगर ताइवान के बदले, हालांकि ताइवान पर कह दिया देवनाथ साहब ने कि ईरान ने साफ इनकार कर दिया, किसी भी अपने व्यापार के ही बदले, 200 अरब डॉलर की कमाई के बदले, किसी भी कारण से अगर चीन झुकता है और ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो क्या ईरान मान लेगा? क्या ईरान न्यूक्लियर अरेंजमेंट दे देगा? क्या एनरिच्ड यूरेनियम, क्या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा जिस पर अड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? माथुर साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय हिंद अजय, कैन आई ऑडिबल नाउ? यस जनरल साहब, बिल्कुल आवाज आ रही है? जी जी जी। ओके। अजय, मैं ये बता रहा था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप क्या किस बात पे अड़े हुए हैं, क्योंकि उनके लिए वही एकमात्र रास्ता बचा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है, अगर मैं अपनी आम भाषा में कहूं, क्योंकि उनको कोई ऑफ रैंप मिल नहीं रहा है और उनको सिर्फ ये उम्मीद है कि चीन, अब देखिए चीन किस प्रकार से दबाव डाल सकता है ईरान के ऊपर। ईरान का जो आर्थिक रूप से उसको ब्लॉकेडिंग किया हुआ है, उस ब्लॉकेड का जो थोड़ा रास्ता निकाला जा रहा है, वो रास्ता चीन और पाकिस्तान से निकल रहा है। और अगर उस रास्ते पे थोड़ा दबाव बढ़ा दिया जाएगा तो चीन ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से और ज्यादा दबाव पड़ेगा। ईरान के अंदर से परेशानी शुरू होने की संभावना बनेगी। तो अमेरिका ये चाहेगा, वैसे होगा नहीं, होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा, वो ये चाहेगा कि किसी प्रकार से चीन ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ाए ताकि ईरान उनकी शर्तें मानने पर राजी हो। जहां तक सवाल ताइवान का है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है चाइना ने, ये हमारा इंटरनल मैटर है, स्टे अवे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या निकल करके ब्रिक्स से आ सकता है। देखिए, ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिससे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका काफी समय से प्रभावित है और उनको ये लगता है, हो रहा है या नहीं हो रहा है ये डिबेट का इशू है, इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को ये लगता है कि अगर डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को कोई तेज कर सकता है या फिर डॉलर की जो कोई उसके इक्विवेलेंट कोई करेंसी आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी, ये बहुत कई चीजों पर निर्भर करेगा। सुबह भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनको ये लगता है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो अमेरिका के लिए एक डेफिनेट इकोनॉमिक अलाइनमेंट बन करके आ सकता है, जो कि अमेरिका की हेजमनी को खत्म कर सकता है। तो इस वजह से वहां क्या डिस्कशन होगा और वहां पर जो जॉइंट स्टेटमेंट, हालांकि भारत अभी ऑलरेडी प्रयास कर रहा है कि एक जैसे कि G20 में निकाला गया था वैसा ही एक जॉइंट स्टेटमेंट यहां पर निकले। G20 में भी दोनों वॉरिंग फ्रैक्शंस जो थी, साइड्स थी, वो उसका हिस्सा थी, उसी प्रकार से यहां पर भी है। लेकिन क्या निकाल पाएंगे या नहीं, ये एक आध दिन में हमको पता पड़ेगा, लेकिन प्रयास यही रहेगा। और उसमें क्या आता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अमेरिका के आने वाले एक्शंस क्या होंगे। जहां तक सवाल भारत के साथ उनके रिश्तों, एक तो मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करूं कि ये जो $200 बिलियन के डेफिसिट की बात कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ, मैं मानता हूं $200 बिलियन है, लेकिन ये 2024 में $300 बिलियन था, लगभग $97 बिलियन कम हुआ है। और यही मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका दबाव डालने की कोशिश कर रहा है तो और भी कम होने की संभावना है। तो जहां तक प्रश्न उस डेफिसिट का है, जो कि अर्निंग आप बता रहे हैं चीन की, वो कम हो रही है और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, इतना जबरदस्त उसमें कमी आना, ये 93, 94, 95% उसके $95 बिलियन की कमी आई है तो 24 और 25 के बीच में, और भी कमी होगी क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेड वॉर, टैरिफ, ये वो उन्होंने ट्रंप ने शुरू किया हुआ है। तो ऑलरेडी जो हीट है वो चीन को दिखाई दे रही है। ये जो
जो जो जो डेलीगेशन वहां पर गया, आप उसका कॉम्पोजिशन देखिए। वो डेलीगेशन का कॉम्पोजिशन यही है। ये जो इलॉन मस्क है, ये लड़ाई के जब इनकी जो रन अप टू प्रेसिडेंसी चल रहा था, उस समय भी इनके अंदर चीन के प्रति एक सॉफ्ट फीलिंग थी। और वो इस बात को हमेशा से मान रहे हैं कि चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर होने चाहिए, क्योंकि उसको वो चीन को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं, और वो बाजार ऐसा है जो कि कंट्रोल्ड मार्केट है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा जो सिस्टम इस शिखर वार्ता का है, इसमें से कुछ भी कंक्रीट निकल करके आने की संभावना बहुत कम है। ईरान हॉर्मुज और न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में कोई भी बात मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। अगले एक दिन में यहां पर किस प्रकार की वार्ता, और खास करके ईरान में कौन, आपकी एक आवाज रागची की या पजेश्कियान की, उनकी फिर भी थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, लेकिन जब तक आईआरजीसी का कंट्रोल है, वो किसी कीमत पर इन दो चीजों पर कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे। वो ऑलरेडी एक बार रागची को कुछ अपशब्द कह चुके हैं आईआरजीसी वाले। तो मेरा ये मानना है कि ईरान इन दो चीजों को मानेगा नहीं, और यही दो चीजें केवल अमेरिका के लिए पॉसिबल ऑफ रैंप है। वो उनको अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या हालत होगी, उसका ये बात फंसी सोचने ही रह की जाएगी। बात है। जहां तक सवाल अर्थव्यवस्था का, एक लाइन और अजय, जी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को हम बहुत तेजी से 1929 से लेके 39 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, उस तरफ मुझे लगता है, इस बात को कहना भी नहीं चाहिए टीवी चैनल्स पे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर इसी प्रकार के हालात बने रहे और अमेरिका को कोई ऑफ रैंप नहीं मिला, इजराइल का अपना कोई काम नहीं हुआ, तो ये बहुत बुरी तरह से ये युद्ध भड़क सकता है। साफ तौर पे, और वो दिख भी रहा है। हम महंगाई की मार अब भारत में भी महसूस कर रहे हैं। दूध तक के दाम बढ़ गए, हमने इस पर भी चर्चा की है। और किस तरह से सोने से लेकर के और एटीएफ से लेकर के हवाई यात्रा से लेकर के दूध, रोजमर्रा की चीज़ें, सबके दाम बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस युद्ध का ये असर माना जा रहा है और है। अब देवनाथ साहब, एक बात जो है यहाँ पर, मैं दिल्ली के ब्रिक्स पर आऊँगा, आरागची साहब के बयान पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले माथुर साहब ने कहा कि चाइना का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ घटा है और लगभग $100 बिलियन का घटा है। लेकिन ओवरऑल चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है ग्लोबली, वो बढ़ा है, रिकॉर्ड लेवल पे लास्ट ईयर रहा है $1.1 ट्रिलियन। मतलब चाइना नए बाजार तलाश भी रहा है, उसे मिल भी रहा है और वहां से वो कमा भी रहा है अमेरिका से घटने के बावजूद। तो मेरा सवाल यह है कि क्या चीन अपने इन व्यापारिक हितों के सामने रणनीतिक हितों को किनारे रखेगा और अमेरिका से उसके हिसाब से डील करेगा, या रणनीतिक हित उसके लिए ज्यादा अहम है, व्यापारिक हित दूसरे नंबर पर रहेगा? जहां तक अमेरिका से ताल्लुक की बात है, ट्रंप से समझौते की बात है। हाँ अजय, जो हिंट आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें अब चीन से आ रही हैं, चीन ने हिंट दे दिया है कि वो अमेरिका का मैसेंजर बनकर ईरान को कुछ भी नहीं कहेगा। चीन ने ये हिंट दे दिया कि ना वो ईरान को कहेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। चीन ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि वो अमेरिका की बात सुन के ईरान को ये भी नहीं बोलेगा कि ईरान अपने 400 किलो यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दे। चीन ने ये भी कह दिया है कि वह ईरान पर कोई दबाव नहीं डालेगा, ईरान को कहेगा भी नहीं कि यूरेनियम को संवर्धित ना करे। इसका कारण समझना पड़ेगा। अगर चीन ने अमेरिका की शर्तों को एज ए पोस्टमैन आगे ईरान की तरफ बढ़ा दिया, तो फिर ईरान जो है चीन के साथ जो उनके संबंध हैं, उनको दोबारा रिकैलकुलेट करेगा। आईआरजीसी जो है वहां पर एक पावरफुल फैक्टर है, और आईआरजीसी अगर चीन से ये नसीहतें आई, तो आईआरजीसी ने सबसे पहले चीन के द्वारा जो ये नसीहतें आ रही हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल देना है। तो इसीलिए चीन जानता है इस चीज को, इसीलिए चीन ने ऑलरेडी तय कर लिया है कि वो अमेरिका का मैसेंजर बनके, अमेरिका का पोस्टमैन बनके ईरान के ऊपर कुछ नहीं कहने वाला। चीन ने सिर्फ यह कहना है, सिर्फ कहेगा किसको? चीन ने कहना है सिर्फ अमेरिका को। क्या कहना है?
कि अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश करके सीज फायर को परमानेंटली, सीज फायर यानी युद्ध विराम, परमानेंट युद्ध विराम डिक्लेयर करे। चीन ने जो नसीहत देनी है, ख्वाहिश करनी है, वो ईरान को नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? ईरान उनका इतना पक्का दोस्त है। वो बोलेंगे उल्टा, मतलब शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को समझाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में टांग अड़ाना बंद करे। जी। और ईरान जो है सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार अगर कहें गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, तो ईरान है चीन का, जहां वो अपने पैर पसारना चाहता है और बड़ा व्यापार भी है उसका पूरे, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें हम तो ये अपने आप में बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन भी है। मेजर साहब, मेजर जनरल साहब, एक तरफ ईरान है चीन के लिए जो 10 से 40 बिलियन डॉलर का कारोबार है, लेकिन कुल खाड़ी के देशों से 300 बिलियन डॉलर का कारोबार है चीन का, और ये खाड़ी के देश ईरान और बाकी देश आमने सामने हैं इस युद्ध में। तो चीन को यहां भी संतुलन की जरूरत है, वो भी एक तरफा नहीं हो सकता। बिल्कुल अजय, देखिए ये बात सुबह भी मैंने एक ही बात कही। आप देखिए क्या हो रहा है कि जो चीन का जो व्यापार है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। चीन का व्यापार, जैसे कि हमने अभी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से चीन के व्यापार के ऊपर भी बहुत असर हो रहा है। वो ईरान के साथ एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उनका व्यापार जो बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ है। देखिए अजय, सबसे ज्यादा जरूरी स्टेटमेंट जो हमको समझने की आवश्यकता है वो ये है कि विश्व के सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में से एक है पश्चिम एशिया, और उस पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाना, अपना प्रभाव बढ़ाना, ये हर हाल में चाइना इस वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। अब उनके पास एक बहुत खूबसूरत मौका है कि पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन जो ईरान का होगा उसमें चीन मदद करे और वहां पर आकर के अपना प्रभाव बना ले। आप देखिए किस प्रकार चीन ने प्रयास किया है कि इस प्रकार के चोक पॉइंट्स पे, चाहे वो जिबूती हो या कोई और दो चार ऐसे हो, हममंडोटा या फिर अपना मालदीव्स में, हर जगह वो इस प्रकार की जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ा सके। और वही उसी डायरेक्शन में आप देखिएगा कि अगर वो ईरान के साथ पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिनेरियो में मिल करके काम करता है और अपना प्रभुत्व वहां पर जमाने में सफल हो जाता है, तो आप देखिए किस प्रकार से वो अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए कि चीन का स्टेटेड एम है, जब उन्होंने कहा था दे आर रनिंग ए 100-year मैराथन, उनका स्टेटेड एम है कि वो 2049 तक अमेरिका से आगे जाकर के दुनिया की सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। तो इसीलिए आप देखेंगे किस तेजी के साथ उन्होंने अपना 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 जो शिप का, वो नेवी का फ्लीट को बढ़ाया है। आज चीन की जो नेवी है वो अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा बड़ी हो गई है। आप किस प्रकार से वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चीन इन चीजों पर काम करता चला आ रहा है, और वहां का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वहां का जो वातावरण है, वो उनको इस प्रकार के निर्णय लेने में और इस प्रकार से किसी भी हार्श डिसीजन को लेकर के उसके ऊपर आगे चलने में सहायता करता है। और यही वजह है कि ईरान और चीन जो है आगे बढ़ रहा है। एक और चीज समझने की जरूरत है, चीन का सदैव से ये स्ट्रेटेजी रही है कि वो किसी भी चीज को जीतना चाहते हैं बिना लड़े। दे वांट टू विन विदाउट फाइटिंग, ये उनका फंडामेंटल है, चाहे वो आर्थिक युद्ध हो, सामरिक युद्ध हो, साइकोलॉजिकल युद्ध हो। तो ये मेरे को लगता है कि उनका वो इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से वो अमेरिका को सरपास करने की वाली कंडीशन में पहुंचते जा रहे हैं अजय। और यही वजह है कि कई रणनीतिकार, कई एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन की विदेश नीति की अस्पष्टता, एम्बिग्विटी हमेशा बनाकर वो रखता है। क्या ईरान के मामले में भी यहां पर जब ट्रंप से मिल रहे हैं शी जिनपिंग, तो यही नजर आएगा, कुछ लेन कुछ देन, कुछ हां कुछ ना, कुछ करो कुछ ना करो के बीच बीच में आकर के सब कुछ छिड़ेगा। लेकिन ईरान क्या करेगा? इस मीटिंग के नतीजे जो भी हो बीजिंग समिट के, लेकिन क्या ईरान इस मीटिंग के नतीजों पर ही निर्भर करेगा या ईरान अपना स्टैंड जो बना रखा है उस पर कायम रहेगा? इसका संकेत नई दिल्ली से ईरान के विदेश मंत्री
अब्बास अराक्ची ने दे दिया है। हुंकार भर दी है ब्रिक्स के टेबल से, कह दिया है कि ईरान नहीं झुकेगा। वही 3 शब्द फिर से एक बार दोहराया गया है जो पिछले 75 दिनों से ईरान दोहरा रहा है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या कुछ चल रहा है युद्ध भूमि में? बिसात बिछी हुई है नई दिल्ली से लेकर बीजिंग तक में। नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट तो बीजिंग में ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात। क्या कुछ इससे निकल कर आएगा समाधान या फिर और विनाशक युद्ध? इसी को हम समझ रहे हैं अपने खास मेहमानों से। दुनिया इस वक्त 2 मोर्चों पर नजर टिकाए हुए है। एक तरफ बीजिंग में दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आमने सामने बैठी हैं। बातचीत हो रही है, मुस्कुराहटें दिख रही हैं, कई बड़े मुद्दों पर डील की कोशिशें जारी हैं। तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इन हालातों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन ईरान को मना पाएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार चाहता है कि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, ईरान को बातचीत के टेबल तक लाए। इसी बीच अमेरिका की तरफ से बेहद सख्त संदेश आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में दुनिया ऐसा कभी नहीं होने देगी। रूबियो ने कहा कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यानी साफ संकेत कि वॉशिंगटन अब किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। उधर ईरान भी लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि इजराइल के साथ मिलकर साजिश रचने वालों को जवाब मिलेगा। अराक्ची ने दावा किया कि नेतन्याहू की कथित गुप्त गतिविधियों की जानकारी ईरान को पहले से ही थी। हालांकि यूएई ने ऐसी किसी भी गुप्त मुलाकात से इनकार कर दिया है, लेकिन इन बयानबाजियों ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय यह और बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, बीच में चीन। अब सवाल यह है कि क्या बीजिंग इस संकट को शांत कर पाएगा? क्या फिर दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? इस बीच दिल्ली भी वैश्विक कूटनीति का बड़ा केंद्र बनी हुई है। राजधानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अहम बैठक चल रही है, जहां भारत समेत कई बड़े देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक की शुरुआत करते हुए वैश्विक सहयोग, व्यापार और बहुपक्षीय सुधारों पर जोर दिया। माना जा रहा है कि यह बैठक सिर्फ आर्थिक एजेंडे तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में बढ़ते संघर्षों, वैश्विक तनाव पर भी यहां चर्चा होगी। नई दिल्ली में हो रही यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता की दिशा तय कर रहा है और इस साल यहां पर तमाम देशों की शिखर बैठक भी होने जा रही है। तो देखिए ये 2 तस्वीरें जिस पर इस वक्त दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ आज चीन के समय के हिसाब से, बीजिंग के समय के हिसाब से सुबह 10 बजे दोनों नेता मिले चीन के तियानवन स्क्वायर पर। वही स्क्वायर है ये जहां पर कभी छात्रों को कुचला गया था अगर विद्रोह की आवाज उठी थी। उसी पर आज दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति और सबसे आज के दिन ताकतवर कम्युनिस्ट कंट्री के राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यह तस्वीर ऐतिहासिक है और विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के संदर्भ में तियानवन स्क्वायर पर दोनों नेता की मुलाकात देख लीजिए। और उधर ठीक उसी वक्त दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्री बैठ रहे हैं कि इस साल जो भारत की अध्यक्षता में बैठक होगी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के ब्रिक्स कंट्रीज की, तो उसका एजेंडा क्या होगा, किन रास्तों पर होगा, इसे तय करना है। लेकिन यहां पर पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और कह रहे हैं कि ईरान तो झुकेगा नहीं। तो क्या ट्रंप की यह मंशा चीन के रास्ते ईरान को झुकाने की कामयाब होगी? लेकिन ईरान क्या करेगा? ईरान का क्या स्टैंड है? ईरान क्या अपनी उस जिद से पीछे हटेगा कि वो तो न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है जरूरत पड़ी तो, और न्यूक्लियर एनरिचमेंट को जारी रखेगा और अमेरिका की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा? माथुर साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो अराक्ची साहब, क्या ये महज इत्तेफाक है? हालांकि प्लानिंग पहले होती है इन सब चीजों की, लेकिन ये कैसा इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है कि एक तरफ जिनपिंग मिल रहे हैं ट्रंप से, बीजिंग समिट चल रहा है और दिल्ली में इधर ब्रिक्स की बिसात बिछ गई है। यह कैसा इत्तेफाक है? इसको कैसे आप देख रहे हैं? और यहां से अराक्ची की ललकार। देखिए अजय, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इसको थोड़ा सा एक हफ्ता पीछे जाने की आवश्यकता है। अराक्ची जब रशिया गए, ओमान गए,
और उसके बाद चीन गए। चीन जाकर के उन्होंने शी जिनपिंग से बात करी थी, और उस समय उन्होंने ईरान का पक्ष, मेरा मानना है कि पूरी तरह से समझा करके खोल के उनके सामने रख दिया होगा, और इसमें उनको उसके बाद कोई इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा कि वो चीन को क्या बता करके आए हैं और चीन का क्या स्टांस रहने वाला है इस शिखर वार्ता के दौरान, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल ये कोइंसिडेंस, आप कोइंसिडेंस कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज एक साथ हो रहे हैं, और इन दो इंपॉर्टेंट इश्यूज में से जो मैं थोड़ी देर पहले बताने का प्रयास कर रहा था कि इसका जो असल जो जो निचोड़ है वो निकल करके शिखर वार्ता से आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिसीजन, जो चीज निकल करके आ सकती है, वो जो जॉइंट स्टेटमेंट इस ब्रिक्स की मीटिंग के, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के हैं, उस जॉइंट स्टेटमेंट से काफी कुछ निकल के आ सकता है। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है ईरान ने, न केवल वर्ड्स में, डीड में भी उन्होंने कहा है कि हमने अपना जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हमारा नाकेबंदी थी उसे हम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये बात, ये नॉट नेगोशिएबल इवेंट है जहां तक कि ईरान का संबंध है। और दूसरा उन्होंने ये कह दिया, ये स्टेटमेंट भी निकला है, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट निकाला गया है ईरान के द्वारा कि जो हमारा संवर्धित यूरेनियम HEU है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और वो नीचे 300 मीटर जमीन के तलहटी में रखा हुआ है, और हम इसका कभी भी आगे वेपनाइजेशन कर सकते हैं, और ये हमारा हक है। देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया में ये लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर उनके पास परमाणु हथियार हो तो इस प्रकार के हमले शायद ना हो सकें। आप देखें कि सबसे ज्यादा रोग देश जो अगर दुनिया का कहीं है उसका नाम है उत्तर कोरिया, नॉर्थ लेकिन कोरिया। अमेरिका की मजाल नहीं है कि उत्तर कोरिया के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि उत्तर कोरिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। ये बात लोगों को समझ में आ रही है। ये वही यूक्रेन है जिसके पास 1785 न्यूक्लियर आर्म्स बॉम्ब थे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उनके ये बॉम्ब्स उनसे हटाए गए, और अगर इनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद रशिया हिम्मत नहीं करता उनके ऊपर हमला करने का। तो ये जो चीजें हैं ये समझ में आ रही हैं, और ये बात ईरान ने बिल्कुल साफ कर दी है, और सही मंच, ब्रिक्स के मंच से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। अब आके देखिए अजय कि क्या जॉइंट स्टेटमेंट निकल करके आता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो ना तो न्यूक्लियर उसके ऊपर कोई नेगोशिएट करेंगे, और ना ही वो ज्यादा से ज्यादा अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को वो कुछ वर्षों के लिए होल्ड पर डाल सकते हैं। कुछ वर्षों के लिए, वो भी 5 कह रहे हैं, वो 20 कह रहा है, कहीं बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ईरान किसी भी तरीके से इस हॉर्मुज के अपने कंट्रोल को छोड़ने वाला है। हालांकि इसके इंटरनेशनल रेप्रिकेशंस होंगे। और दूसरी बात, उन्होंने और बड़ी बात कहनी शुरू कर दी है कि अब तो मैं जो नीचे से कम्युनिकेशन केबल्स जा रही हैं, जो नेट इंटरनेट की जो उनके ऊपर भी किराया लेना शुरू करूंगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो काफी मेरे हिसाब से ईरान की स्ट्रॉन्ग स्टैंड को बता रही हैं। और मैं फिर उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यही है कि वो जो स्टैंड है वो IRGC ले रही है, और IRGC का रेडिकलाइज्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, और वो बिल्कुल क्लियर है कि हम इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। अजय, देवनाथ साहब, कैप्टन साहब, अब देखिए, ईरान को पता है कि जब तक उसके पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है तब तक वो बार्गेन कर सकता है, उसके बार्गेन में वजन है। अगर उसने ये दिया, हवाले किया, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दिया, तो उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। अभी तो बम नहीं बना है, इसीलिए अब वो कहने लगा है कि अगर और हमले हुए तो हम 90% पे ले जाएंगे एनरिचमेंट को। तो ये यहीं पर सारा पॉइंट आकर टिका हुआ है। और ईरान अगर अब भी कह रहा है कि हम तो झुकेंगे नहीं, यानी अपनी शर्त से पीछे हटेंगे नहीं, रेड लाइन तय है, और वो है कि हम इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है कि ट्रंप साहब जिनपिंग साहब के जरिए दबाव बनाएं या कोई और रास्ता? अब तक तो सारे रास्ते एग्जॉस्ट हो चुके हैं ट्रंप साहब के, लेकिन ईरान अपने स्टैंड पर कायम रहेगा या पीछे हटेगा? अजय, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, पूछ रहे थे कि चीन के कहने पर
ईरान अपना न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ देगा। अब ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एम्बिशन को हमेशा एम्बिगुअस रखा है, थोड़ा ग्रे जोन में रखा है। ईरान बार बार ये कहता रहा है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। ईरान ने बार बार ये भी कहा है कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का विजिट वो वेलकम करता है। इसमें मुझे थोड़ी सी ईमानदारी नजर आ रही है ईरान की। अगर आप देखें पिछले साल जून में जो हमला हुआ था 12 दिन का अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर, उस हमले के पहले तक 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 5 बार IAEA की टीम को ईरान ने वेलकम किया। वो अलग अलग जगह गए और उनकी रिपोर्ट में 2 चीजें बहुत क्लियर है कि उनको कोई एविडेंस नहीं मिला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। दूसरी बात, उनको कोई एविडेंस नहीं मिला कि ईरान जो है 60% एनरिचमेंट से बढ़ाकर उसको 90% तक करने की कोशिश कर रहा है। ये समझना पड़ेगा कि ईरान जो है क्या वह दबाव में आकर, किसी के भी दबाव में आकर अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को छोड़ देगा? जाहिर बात है नहीं, क्योंकि यह उसके लिए तुरुप के इक्के के बराबर है। ईरान जो है वह ऐसा प्रतीत कराना चाहता है विश्व के देशों को कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन इसी के साथ वह विश्व के देशों को यह भी बताना चाहता है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काबिल है, केपेबल है। अगर मैं दर्शकों को बताऊं, प्री 1974 में भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था, 1973 में एक चैलेंज सा आ गया था भारत के ऊपर कि चीन ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया और चीन को ऐसा लग रहा था कि भारत नहीं बना पाएगा। तो प्रूव करने के लिए हमने 74 में धमाका किया था। इसी तरह से 1998 की अगर बात करें तो भारत ने जब धमाका किया था तो अमेरिका बहुत ही अप्रसन्न हुआ था। अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। ईरान उसी स्थिति में है आज। ईरान जानता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना के उसको कोई स्ट्रेटेजिक बढ़त खास हासिल नहीं होती है। इसका कारण यह है क्योंकि 70 एटम बॉम्ब तो इजराइल के पास है और इजराइल के पास इन 70 एटम बॉम्ब्स को डिलीवर करने के एक से एक बेहतरीन साधन है। तो ऐसे में अगर ईरान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटम बॉम्ब बना लेगा तो क्या कर लेगा उससे? चलो मान लेता हूं एक सेकंड के लिए कि ईरान में IRGC के जो जनरल्स है पागल हो जाते हैं और ये 6 न्यूक्लियर बॉम्ब, 7 न्यूक्लियर बॉम्ब को इजराइल की तरफ लॉन्च कर देते हैं। सवाल है कि उसके 2 घंटे के बाद क्या ईरान बचेगा? ना सिर्फ इजराइल के बॉम्ब गिरेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब आके ईरान पर गिरेंगे, अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बारिश कर देगा ईरान के ऊपर। यह गणना, यह चिंता ईरान के IRGC के टॉप कमांडर्स ने ऑलरेडी कर ली है। तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा। ईरान ने तो अभी फिर से रिपीट कर दिया है कि IAEA की टीम आए और इंस्पेक्ट कर ले। उनकी छोटी सी गुजारिश है कि उस टीम में कोई अमेरिकन नहीं होना चाहिए, इजरायली नहीं होना चाहिए। वो भी बड़ी जेन्युइन गुजारिश है, क्योंकि ईरान को लगता है कि जब भी IAEA की टीम आती है, अगर उसमें अमेरिकन होंगे और अगर उसमें इजरायली होंगे तो वापस जाने के बाद वो मोसाद को और CIA को सारी इंटेलिजेंस दे देंगे कि ईरान के कौन कौन न्यूक्लियर साइट कहां पर हैं, उनकी लेबोरेटरीज में कहां पर हैं, साइंटिस्ट का नाम कहां है, साइंटिस्ट का घर कहां पर है, ईरान का साइंटिस्ट ऑफिस कितने बजे आता है और शाम को किस गाड़ी से वापस अपने घर जाता है। अब हम जानते हैं, मोसाद को मालूम है इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आज से 3 महीने 6 महीने के बाद ईरानियन साइंटिस्ट को किस तरह से एलिमिनेट करना है। जी तो ये अब देखिए माथुर साहब, जनरल साहब, अब देखिए यहाँ पर अब हम आते हैं असली सवाल पर। सवाल क्या है असली? ईरान को लगता है कि उसके एग्जिस्टेंस पर खतरा है, इजराइल को लगता है कि उसके एग्जिस्टेंस पर खतरा ईरान है। दोनों एक दूसरे के लिए एग्जिस्टेंस पर खतरा मानते हैं। ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करो और उसके एग्जिस्टेंस को खतरा बनाने वाले हथियार यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करो। तो ये तो कौन किसके पर भरोसा करे? सवाल यहां पर यह है बुनियादी। तो दिल्ली से लेकर बीजिंग तक से क्या इस सवाल का, बुनियादी सवाल का जवाब निकल पाएगा
क्या शी जिनपिंग ये भरोसा दिलवा पाएंगे ईरान को कि ठीक है, अमेरिका किसी भी सूरत में आगे आप पर हमला नहीं करेगा, जो ईरान कह रहा है बार बार? अजय देखिए, अगर अगर कोई गारंटी तो कोई किसी चीज की नहीं दे सकता। मैं आपको ईरान का ही उदाहरण देके बता देता हूं कि ईरान एक वो देश था जिसने इजराइल को 1950 में, ये शाह का जमाना नहीं था, उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1950 में तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश था जिसने कि ईरान इजराइल को मान्यता दी थी। अब वो मान्यता थी और 1979 में ऐसा ये चीज उलट गई कि वो वहां के लोग कहने लगे कि इजराइल को विश्व के मानचित्र पर रहने का अधिकार नहीं है। तो ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, और वो अमेरिका खुद नहीं दे सकता डोनाल्ड ट्रंप की मैं आपके ऊपर हमला नहीं करूंगा। वो कह के चला जाए मैं हमला नहीं करूंगा, अगले राष्ट्रपति ने आके हमला कर दिया। तो ये मेरा मानना है कि जो गारंटीज होती हैं वो गारंटीज हमेशा तोड़ने के लिए ही बनी होती हैं गारंटीज। आज आप देख लें कि पूरी दुनिया में कितने जो उनके जो बाइलेटरल और ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सफल रहे हैं या जिनको कि तोड़ा गया है। हमने क्या नहीं किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, वो भी तो एक गारंटी थी वर्ल्ड बैंक की, किसी की भी थी, आपस में एक दूसरी गारंटी। तो जहां तक गारंटी का सवाल है वो कोई गारंटी दे नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई गारंटी देने वाली परिस्थिति में है तो वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। जो खुद भिखारी है वो क्या गारंटी देगा किसकी? और वो तो इस वजह से जो चीन एक सुपर पावर है, एक महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति भी है और सामरिक महाशक्ति भी है, वो प्रयास अगर करे तो वो इसका गारंटी नहीं कहूंगा लेकिन इसकी एक अश्योरेंस दिलवा सकता है कि अमेरिका अब हमला नहीं करेगा, आप बातचीत शुरू करें। लेकिन मैं आपको ये पूरी तरह से बता सकता हूं कि चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाना चाहिए, ये चीन की भी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहने वाला है। और न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर तो चीन मेरे हिसाब से कोई दबाव उनके ऊपर डालने वाला नहीं है, ये बिल्कुल निश्चिंत मान के चलिए। और जहां तक सवाल है ईरान का, देखिए और एक जो डेवलपमेंट और जो चेंज हो रहा है दुनिया में, एक समय था कि ईरान के पास बहुत सारे देश, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन नेशंस, ये तमाम कंट्रीज उनकी तरफ उनकी चीज को समझ रहे थे। लेकिन अब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का प्रभाव उन तमाम राष्ट्रों पर पड़ रहा है और उसके अलावा ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि मैं बाब अल मंदेब को भी अफेक्ट कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि एक शिफ्ट जो आया था वो शिफ्ट भी ड्रिफ्ट हो रहा है वहां से। और यूरोपियन कंट्रीज ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, उन्होंने ये कह दिया है कि हम इसको खोलने में मदद करने के लिए अपनी नेवी भेजने को तैयार हैं। चार्ल्स डी गॉल आधे रास्ते पहुंच चुका है और भी। तो ये मेरा मानना है कि जो इतनी हार्डलाइन स्टैंड है जिससे कि बाकी विश्व के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है, उसको थोड़ा सॉफ्टन करवाने के लिए बाहर से भी दबाव आने की संभावना है। और ये जो चीन कर रहा है, ये मुझे लगता नहीं है कि चीन किसी भी प्रकार से इसके अंदर मध्यस्थता का सवाल ही नहीं पैदा होता। चीन बहुत, और चीन हमेशा अपने फायदे के लिए करता है, देश है, वो एक मध्यस्थ और एक जो चीज पाकिस्तान कर सकता है वो चीन मुझे लगता है नहीं कर सकता और ना वो करेगा। ना वो उनका एक मैसेंजर बनेगा कि मैसेंजर बन के मैसेजेस इधर के उधर कर रहा है। ये बिल्कुल 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 क्लियर है। हर एक देश अपने इंटरेस्ट देख रहा है, अपने इंटरेस्ट को साध रहा है। और आज जिस प्रकार से आर्थिक रूप से पूरे विश्व के ऊपर दबाव बन रहा है, आपको मैं बताता हूं, देखिए अगर मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाती है तो जिस जगह से भारत अपनी गैस आयात कर रहा था वो प्लांट इस बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है कि उस प्लांट को दोबारा बनने में 2-3 साल लग जाएंगे। तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली भी है लेकिन गैस तो आपकी कहीं से आएगी, गैस होगी तभी तो आएगी। तो मेरा ये मानना है कि इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हैं और शायद यही वजह है कि हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंटली हमको अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो पीएम ने कहा है देश से। गैस का संकट है उसको फोर्सी किया जा रहा है। तो ये बात समझने की है कि ईरान फिलहाल किसी भी प्रकार से झुकने के लिए राजी नहीं होगा। देवनाथ साहब, तो फिर यहाँ जो दिल्ली में जो आए हैं अरागची, और अब इससे पहले रूस भी जा चुके हैं, चीन भी जा चुके हैं, पाकिस्तान गए थे, वहाँ से संदेश हुआ था, ये सब हमने देखा है। लेकिन असल में मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि रूस, चीन
और अब भारत में हैं, ब्रिक्स की मीटिंग में हैं। ब्रिक्स की मीटिंग में जयशंकर से मिले हैं और एस जयशंकर से, और दोनों के बीच में क्या बातें हुई होंगी? क्या इस मीटिंग के ज्वाइंट स्टेटमेंट में निंदा की जाएगी? इसमें यूएई भी है इस मीटिंग में हिस्सेदार इसका, और एक तरफ ईरान भी है ब्रिक्स में। अब पिछली बार जब कुछ ही दिनों पहले अप्रैल में ही ये मीटिंग हुई थी ब्रिक्स के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स की, तब ज्वाइंट स्टेटमेंट इसीलिए नहीं हो पाया था क्योंकि यूएई और ईरान के अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? क्या कुछ निकल के आएगा ईरान पर डिसाइसिव? जाहिर बात है ईरान स्टेटमेंट इस तरह से इशू करवाना चाहेगा कि अमेरिका की निंदा हो, और यूएई जो है इसका काउंटर करने का, प्रतिवाद करने की कोशिश करेगा कि स्टेटमेंट इस तरह से आए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान खोल दे। तो ये जो मामला है, फाइनली एक न्यूट्रल सेंटेंस श्री एस जयशंकर जी कोशिश करेंगे कि जॉइंट स्टेटमेंट में एक न्यूट्रल सेंटेंस हो कि भविष्य में, निकट भविष्य में ईरान और अमेरिका और गल्फ के देश आपस में बैठकर टेबल टॉक्स करते हुए बातचीत के जरिए इस युद्ध की समस्या का समाधान ढूंढे। इस सेंटेंस को यूएई भी मान जाएगा, इस वाक्य को ईरान भी मान जाएगा। जी, लेकिन आरागची साहब ने आज ही कहा है, देवनाथ साहब, कि निंदा करे ब्रिक्स के देश, जिस तरीके से ईरान पर युद्ध थोपा गया, हमले किए गए, तबाही बर्बादी की गई है, वो इस जिद पर अड़े हुए हैं। और यूएई कह रहा है कि ईरान हमें मार रहा है बेवजह, की सबसे ज्यादा नुकसान हमें पहुंचा रहा है। हाल में भी हमले हुए हैं ईरान से यूएई के ऊपर। हाँ, आरागची का जो बयान है कि निंदा की जाए, इसमें श्री एस जयशंकर जी का एक ही तरीका है कि वह आरागची को समझाएंगे कि ब्रिक्स एज ए प्लेटफॉर्म जो है वो विश्व में शांति लाने के लिए है, अमेरिका विरोधी प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कि भारत ने कई बार दूसरे जगह पर भी कहा है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, भारत जो है क्या ईरान के या आरागची के रिक्वेस्ट पर अमेरिका की निंदा करेगा? थोड़ा मुश्किल है। अमेरिका एक शिप आ रहा था रूस से एलएनजी लेकर, वो अमेरिका ने फूंक मारी तो हमने कह दिया, डिसोन कर दिया कि वो शिप भारत में एलएनजी लेके रशिया से नहीं आ रहा है। ईरान से एक शिप आ रहा था फर्टिलाइजर लेकर, अमेरिका ने एक फूंक मारी तो भारत ने कह दिया कि ठीक है वो फर्टिलाइजर भारत में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बहुत ही डेलिकेट हैं, और भारत किसी भी तरह से, खासतौर से जब अब भारत चेयरमैन है भारत की धरती और दिल्ली में दिल्ली का इस्तेमाल हो रहा है, भारत एक अमेरिका विरोधी बयान को इंक्लूड नहीं कर सकता, नहीं करेगा। जी माथुर साहब, तो फिर लब्बो लुबाब क्या है, क्या निकल के आप आता हुआ देख रहे हैं दिल्ली से, इस ब्रिक्स की बैठक से? इससे देखिए, जो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है। जिस प्रकार से, मैं आपका ध्यान दोबारा उस G20 के स्टेटमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं। उस G20 के स्टेटमेंट के समय भी जो तमाम वॉरिंग फैक्शंस थे यूक्रेन को छोड़ करके, तमाम वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद भी एक बैलेंस्ड जॉइंट स्टेटमेंट निकल करके आया था। तो मुझे लगता है इसमें भी एक बैलेंस जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आने की संभावना है, और उसकी वही एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय हो सकती है। और वो जॉइंट स्टेटमेंट यही होगा कि सारे जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सब संयम का प्रदर्शन करें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। वही एक रास्ता है। देखिए, जितने भी मिलिट्री एक्शंस होते हैं, वो तमाम मिलिट्री एक्शंस एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए, एक फील्ड, एक ग्राउंड तैयार करने के लिए वो मिलिट्री एक्शंस लिए जाते हैं। मिलिट्री का कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो मेरे को यही लग रहा है कि जो मिलिट्री एक्शंस हो चुके हैं, या शायद कुछ और हो, उसके बाद आपको इवेंचुअली
डिप्लोमेसी और बातचीत के रास्ते पर आना पड़ेगा। वही एकमात्र रास्ता है। और अगर इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट वहां से निकल करके आ जाता है जिस पर कि दोनों साइड के जो जो देश जो ब्रिक्स में हैं वो उसके ऊपर जॉइंटली साइन कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। ईरान के जो कंसर्न्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से बहरीन वाला जो जो यूएन में एक प्रपोजल भेजा था उसको चाइना ने और रशिया ने वीटो कर दिया और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो जो कंसर्न ईरान के हैं वही कंसर्न वेस्ट एशिया के बाकी देशों के हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं, खास करके यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कई जगह पर ईरान ने हमले किए हैं। और वो हमले सिर्फ अमेरिकी टारगेट्स को टारगेट करते हुए नहीं हुए हैं। अगर आपका 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 बॉम्ब जो है वो बुर्ज खलीफा की तरफ आ रहा है, वहां पर कोई अमेरिका की फौज नहीं है। तो मेरा ये, और जो फुजैरा पे हमला हुआ, फुजैरा में भी कोई अमेरिका का कोई बेस वहां पर नहीं है, नॉन बेस। तो जहां तक सवाल इस प्रकार के हमलों का है तो उनका भी यही इशू रहेगा कि आप इनकी भी निंदा करें। तो मुझे लगता है एक कोई बैलेंस्ड स्टेटमेंट निकल के आने की संभावना बन सकती है, जहां पर कि ये निकल के आए कि भाई अब हम मिलकर के आगे इसको बातचीत को बढ़ाएंगे। कैसे, कहां होगा, इस्लामाबाद, ओमान, दोहा, कतार, राइट वेरेवर सर। और तुर्की, लेकिन टाइम इसको अप। आगे कूटनीति के जरिए से ही आगे ले जाने की संभावना है। और इसमें ये दोनों मीटिंग्स, एक ये और शिखर वार्ता जी चीन और अमेरिका की जो शिखर वार्ता है, Yes, दोनों इसके ऊपर इन चीजों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं अजय। ओके, सो वेरी ब्लीक, बहुत कम, लेकिन उम्मीद है, कायम है कि डिप्लोमेटिक चैनल से इन दो महामंथन जो चल रहे हैं नई दिल्ली से लेकर बीजिंग तक में, शायद वो फॉर्मूला वो निकल कर सामने आए जिससे कम से कम डिप्लोमेटिक टेबल पर दोनों देश बैठ करके मामले को सुलझा लें। इसकी उम्मीद फिलहाल हमें करनी चाहिए। तमाम दिक्कतों, परेशानियों, मुश्किलों, कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में एक उम्मीद जरूर है जो हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, देवनाथ सर, माथुर साहब, अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।